मैथ इतना ज़्यादा कमज़ोर था, मैथ से ये इतना डरते थे कि इनकी पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन हमारे हृदय के अंदर प्रेम, दुख, करुणा, आनंद की भावना उत्पन्न करना और कोनो लड़की को बता देंगे तुम तो नूरे जहाँ, तुम्हारा मुँह तो चंद्रमा की तरह है, एकदम खुश हो जाएगी सब। ठीक है, उस कविता के बारे में ही बताया गया है कि कविता क्या है, क्या नहीं है, कविता किसको कहते हैं, क्या होता है कविता, ये सारी चीज़ें बताई। आप लोग, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 11th के हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर यानी कविता की परख चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। मैंने पूस की रात चैप्टर को एकदम मज़ेदार तरीके से बताया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कविता की परख पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। भैया इसको याद कैसे रखें, इनका नाम कैसे याद रखें, कोनो ट्रिक बता दीजिए। देखिए इसका ट्रिक है कि चैप्टर का नाम क्या है, कविता की परख। तो कविता को कौन परखेगा, श्री राम जी। तो उसी से याद रखिएगा इस पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में होता है इनका जन्म। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 1884 में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत को खुद से पढ़ा है। ठीक है, खुद से पढ़ा है इन्होंने। 1901 में मिडिल हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पास की। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने मिडिल हाई स्कूल की परीक्षा कब पास की तो याद रखिएगा 1901 में पास की थी। ठीक है, और आगे बताया गया है इनके बारे में कि इंटर की पढ़ाई के लिए इनका एडमिशन कायस्थ इंटर पाठशाला में होता है। लेकिन मैथ इतना ज़्यादा कमज़ोर था, मैथ से ये इतना डरते थे कि इनकी पढ़ाई छूट जाती है। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को खुद से पढ़ करके जारी रखा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आनंद कादाम्बनी नामक पत्रिका के संपादन में अपना सहयोग दिया था इन्होंने। आगे इनके बारे में बताया गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये अध्यापक रह चुके हैं। कब, 1921 में। और कुछ सालों के बाद यानी 1937 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के यानी BHU के ये अध्यक्ष बन जाते हैं। अंततः 1941 में काशी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या क्या लिखा है इन्होंने। तो सबसे पहले हम लोग इनकी निबंध संग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी कुछ निबंध संग्रह हैं जैसे चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कविता की परख पाठ कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा चिंतामणि 3 से लिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी साहित्य इतिहासों के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कुछ साहित्य इतिहास भी लिखा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ही हम बता रहे हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला हम लोग जानते हैं इन्होंने कुछ संपादन भी किया है जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने संपादन किया है। ठीक है, तो ये था आपका लेखक परिचय, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि 11th हो या फिर 12th ज़्यादातर क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग कविता की परख पाठ को पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में जो है कविता के बारे में ही बताया गया है कि कविता क्या है, क्या नहीं है, कविता किसको कहते हैं, क्या होता है कविता, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आइए जान लेते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कविता का प्रमुख उद्देश्य होता है हमारे हृदय पर प्रभाव डालना, हमारे हृदय के अंदर प्रेम, दुख, करुणा, आनंद की भावना उत्पन्न करना। और जिस कविता को पढ़ने पर ऐसा महसूस होता है, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, आपके अंदर करुणा आ जाता है, वही कविता है। और अगर आप ऐसी कोनो कविता पढ़ते हैं जिसको पढ़ने पर कुछ नहीं होता है तो वो कविता नहीं है, उसको कविता बोलवे मत करिएगा, वो नाटक है, नाटक। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि अलग अलग वस्तुओं को देखने पर हमारे मन में अलग अलग भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एगो हम ड्राइंग बना रहे हैं, इसको अगर आप देखिएगा तो कोनो समझेगा कि बाबा है, पंडित जी है, कोनो बोलेगा अरे बापी तो भूत बना दिए, ई का है, हमको समझे में नहीं आ रहा है। यानी अलग अलग वस्तुओं को देखने पर हमारे मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम किसी सुंदर आदमी को देख लेंगे तो हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, अरे यार का सुंदर है, गलत मत सोचिएगा। ठीक है, अगर हम कोनो अद्भुत चीज़ देख ले, अनोखा चीज़ देख लेंगे तो एकदम चौंधा जाएंगे, कहेंगे अरे बाप ई का है। और वहीं पर हम कोनो मरल आदमी को देख लेंगे, कहेंगे जा बड़ा अच्छा आदमी था ई।
ठीक है। तो हमारे मन में अलग अलग चीज़ों को देखने पर हमारे मन में अलग अलग भावनाएं उत्पन्न होती हैं। लेखक इसमें यही कहना चाहते हैं कि कविता भी ठीक उसी तरह से है, अलग अलग कविताओं को पढ़ने पर अलग अलग हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जिस भाव का उदय कभी पढ़ने वाले के मन में कराना चाहते हैं वो वैसे ही वर्णों का इस्तेमाल अपनी कविता में करते हैं। ठीक है। यानी अगर कभी आपको चाहते हैं कि आपको एकदम हंसा दे तो उसमें बढ़िया बढ़िया वाला चीज़ लिखेंगे। ठीक है। ताकि आपको पढ़ने पर हंसी आ जाए। ठीक है। जैसे सूरदास ने श्री कृष्ण के अंग प्रयंग के बारे में लिखा था। ठीक है। तुलसीदास ने गीतावली में चित्रकूट पर्वत के बारे में लिखा था। आप लोग सूरदास में 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। वहाँ पर उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में बताया है। कोई पढ़ता है तो लगता है कि साक्षात कृष्ण भगवान को हम देख रहे हैं, वैसा उन्होंने लिखा है उसमें। मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ। मान लीजिए कि आप रामचरितमानस में राम जी के वन गमन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जब वो वन में गए थे, तो बताइए आप पढ़ को आपको कैसा महसूस होगा? हंसी आएगा? नहीं, दुखी होंगे। क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि वैसा ही लिखा गया है ताकि आपको दुख हो। ठीक है। कवि लोग जो है कविता को एकदम अच्छा बनाने के लिए इसमें उपमा का इस्तेमाल करते हैं। उपमा कहने का मतलब खाने वाला चीज़ है ना। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करते हैं। जैसे हमारा मुंह को बता देंगे आपका मुंह चंद्रमा की तरह है। ठीक है। कोनो लड़की को बता देंगे तुम तो नूरे जहां, तुम्हारा मुंह तो चंद्रमा की तरह है, एकदम खुश हो जाएगी सब। ठीक है। उसी तरह से उपमा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उपमा का मुख्य उद्देश्य होता है भावना को तीव्र करना, यानी तेज करना। जैसे हम बोलेंगे कि आप सुंदर हैं तो उतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोल दें आपका मुंह तो चंद्रमा के समान है, एकदम और खुश हो जाएगा। अरे बाप, सर तो हमारा तारीफ कर दी है। ठीक है। इसमें कभी कभार एक वस्तु की तुलना, यानी एक वस्तु को बताने के लिए दूसरे वस्तु की तुलना भी करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई पूछ देगा कि हारमोनियम कैसा होता है, जो कभी नहीं देखा है, तो कैसे बताएंगे? हम कहेंगे कि वो डब्बा लेखा होता है। उपमा जो होता है रंग रूप आकार देख करके नहीं किया जाता है। ठीक है। अगर ऐसे देख के करते हैं तो एकदम वो भद्दा लगता है, वो उपमा खराब हो जाएगा फिर वो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम आपके आँखों का तारीफ करेंगे तो कैसे करेंगे कि आपका आँख मटर नियन है, आपका आँख भंटा लेखा है। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये भी उपमा ही दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहीं पर कह देंगे आपका आँख एकदम चंद्रमा की तरह है, आपका आँख जो है एकदम कमल लिखा है, अब एकदम खुश हो जाइएगा बगबगा के। कभी ना कभी आपने देखा होगा कि बादल के बीच से चंद्रमा निकलता है, कितना सुंदर लगता है। लेकिन अगर हम इसी को उपमा दे करके बोले, यानी कहें कि ऐसा लग रहा है कि ऊँट की पीठ पर जो है घंटा रखा है, बताइए अच्छा लगेगा आपको? ना। जितने भी कवि लोग होते हैं वो आपके मुख से प्रेम, शोक, करुणा, भय, क्रोध इत्यादि उत्पन्न करवा सकते हैं। कुछ ऐसा लिख देंगे जिसके प्रति आपको क्रोध आ जाएगा। जैसे 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, वो भारत माता करके था। ठीक, भारत माता चैप्टर करके था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसको पढ़ने पर कैसा आपको महसूस हो रहा होगा? अंग्रेज के प्रति आपको गुस्सा आ रहा होगा। दूसरा, आपके मन में एकदम दुख हो रहा होगा। तो कवि लोग जो होते हैं जो चाहे वो करवा सकते हैं। ठीक है। प्रेम भी करवा सकते हैं, शोक भी करवा सकते हैं, करुणा भी करवा सकते हैं, या फिर क्रोध भी उत्पन्न करवा सकते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा था, गाना भी आपने सुना होगा, पवन सिंह का शायद गाना है, शक्तिबाण लगल लक्ष्मण की, ऐसा ही कुछ गाना था। तो वहाँ पर श्री राम भगवान जी अपना शोक प्रकट करते हुए कहते हैं, जो जन तेऊ बन वधू विधोऊ पिता वचन मन तेहू नाही नाही आऊ। यानी कहते हैं कि अगर मैं जानता कि मेरा भाई की ये दशा होगी तो मैं पिता के लाख वचन देने पर भी मैं वन में नहीं आता। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि राम जी का क्रोध कैसा था, तो याद रखिएगा संयम और गंभीरता वाला था। लेकिन वहीं पर पूछ दिया जाए कि लक्ष्मण का क्रोध कैसा था, तो याद रखिएगा उग्रता वाला था, एकदम क्रोध में आ जाते थे वो एकदम। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।